हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सर हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे थे और बहुत सारा क्लास हो चुका और मोर और लेस सारे कॉन्सेप्ट्स हमने आपके साथ डील कर लिए। आज हम आपके इंस्टीट्यूट के मैट के क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है कि सेकंड ग्रुप का जो आपका है उसके अंदर में इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा पहले ये समझो। अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आ जाता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब सर जी कौन सा प्रोडक्ट बनाना नहीं बनाना, किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, इसको लेके कई बार कंपनी के यहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रेंट्स हो जाता है। कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है बेसिकली कि आपके पास सारा रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, पूरी तरीके से फ्री नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ कुछ बोटलनेक हो जाता है। इसको हम लोग सीए फाइनल में थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज बोटलनेक स्टडी। बोटलनेक क्यों बोला जाता है चीज़ों को पहले ये बताते हैं। आप एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, एज्यूम करिए। जब आप मैन्युफैक्चर में जाते हैं प्रोडक्ट के, तो आपको प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, आपको प्रोडक्शन करने के लिए लेबर चाहिए, आपको मशीन भी चाहिए, यस और नो, जिससे उसका प्रोडक्शन होगा। जरूरी नहीं है कि आपके पास कैपेसिटी, आपके पास जो मशीन है वो 1 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर कर सकती है मान लीजिए, लेकिन आपको रॉ मटेरियल हो सकता है 70,000 यूनिट का ही अवेलेबल हो। तो क्या आप 1 लाख यूनिट बना पाएंगे? नहीं। वी कैन ओनली मैन्युफैक्चर 70,000 यूनिट्स, यस और नो। तो इन दैट केस आवर मटेरियल बिकम्स आवर कंस्ट्रेंट। हमने क्या बोला? कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे मेरा मटेरियल मेरे लिए क्या हो जाएगा? कंस्ट्रेंट हो जाएगा। और इसी कंस्ट्रेंट को आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है? लिमिटिंग फैक्टर बोला जाता है। समझ गए चीज को? क्लियर है? ये जो मटेरियल हमने बोला कंस्ट्रेंट हो सकता है, उसी तरीके से लेबर भी कभी कंस्ट्रेंट हो सकता है। अब आपको 1 यूनिट बनाने के लिए 5 आवर्स लगता है, तो अगर आप 1 लाख यूनिट बनाने जाएंगे तो कितना आवर लगेगा? 5 लाख आवर लगेगा। लेकिन आपके यहाँ जो लेबर काम करता है वो मैक्सिमम 3 लाख आवर्स ही काम कर सकता है, क्योंकि आपने मैन कम रख रखा है, आदमी कम है, तो उतना आवर काम नहीं कर सकता वो लोग। तो 3 लाख आवर। तो क्या 5 लाख के हिसाब से प्रोडक्शन बन सकता है? हो सकता है प्रोडक्शन। अब आप 5 लाख यूनिट बना 1 लाख यूनिट बनाने का सोचते हैं, एक बार एज्यूम करिए, और हर यूनिट में 10 रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा, एज्यूम करो। तो आप कितने का रॉ मटेरियल खरीद लोगे? लेकिन जब आप प्रोडक्शन करने जाओगे तो आप कितना यूनिट प्रोड्यूस करोगे? 70,000 ही, क्योंकि लेबर है नहीं आपके पास पूरा 1 लाख के लिए। तो इसके चलते आपके यहां पे जबरदस्ती 3 लाख रुपए का इन्वेंट्री ब्लॉक हो जाएगा, जिस पे पैसे भी लगेंगे, जिसके चलते एक रिस्क भी आ जाएगा। प्राइस सेंसिटिव हुआ, अगर रेट चेंज हो गया, रेट कम हो गया रॉ मटेरियल का, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ा हुआ रहेगा, तो आप मार्केट में बेचेंगे कैसे? साथ में ये भी हो सकता है कि पड़ा पड़ा इन्वेंट्री का एक इंटरेस्ट कॉस्ट है, उसको रखने का एक खर्चा भी है, और वो खराब भी हो सकता है, सीपेज भी हो सकता है, पिल्फरेज भी हो सकता है, लीकेज भी हो सकता है, चोरी भी हो सकता है। आप ही बोला, दिमाग में आदमी के वही आता है, हम समझ सकते हैं। तो ऐसा है कि सर इट हैपेंस कि कुछ भी हो सकता है, यस। तो आप अपने यहाँ पे फिर क्या बोलेंगे? डिसीजन क्या लेना चाहिए? 1 लाख यूनिट बनाना चाहिए कि 70,000? आप बोलेंगे 70 ही बनाना चाहिए, तो मेरे को रॉ मटेरियल भी कितना खरीदना चाहिए? 70,000। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो इन दिस वे लिमिटिंग फैक्टर अप्लाई करता है। हम लोग लिमिटिंग फैक्टर के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि किसको क्या बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। सम्स जब आएगा तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ऑलरेडी प्रोडक्ट मिक्स लिख के दे देगा कि ए बी सी 3 प्रोडक्ट है, इसका 200 यूनिट, इसका 100 यूनिट, इसका 500 यूनिट बोल दिया। जब बोल दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या डिसीजन मेकिंग, सामने वाला बता दिया जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, हम उसको बना के निकल जाएंगे, खत्म हो गया चीज़। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि 2 प्रोडक्ट है और लेबर कम है हमारे पास, या मशीन आवर कम है, या रॉ मटेरियल कम है, तो आप अपना रिसोर्सेस को किस में यूज़ करने का कोशिश करेंगे ज़्यादा? जिसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो जहां हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं। इसी चीज को सर हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन करते वक्त प्रॉफिट पर लिमिटिंग फैक्टर। जिसका प्रॉफिट पर लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा होगा हम लोग उसको पहले प्रोड्यूस करेंगे, उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। समझ रहे हैं चीज को? क्लियर है पक्का सर? नाउ बोटलनेक ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होता है। बोटलनेक हम सबके साथ है। आपके लाइफ में जो आपका शरीर है आपके पास, वो भी एक बोटलनेक है। कैसे सर? अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है,
आपके दिमाग में बहुत सारी बातें होती है एक ही बार में, यस और नो, लेकिन बोलने के लिए भगवान मुंह कितना दिया है? एक ही दिया है। तो आपको सिलेक्शन करना पड़ता कौन सा बात पहले बोलें जिससे कि काम हो जाए। तो आप ये मत सोचिए कि हम लोग जब प्रोडक्शन में जाएंगे तभी ये चीज होगा। तो ये ध्यान रखिए कि इट हैपेंस हियर ऑल्सो। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको जब ये पढ़ा रहे हैं तो मेरे पास और भी चैप्टर का नॉलेज है, तो हमको वो बोलना है क्या? नहीं। तो हमको ये सेलेक्ट करना है कि किसमें कहाँ क्या दरकार है, ये सिलेक्शन जरूरी है। नाउ व्हेन वी से अबाउट बोटल नेक, तो आपने अगर कभी बोतल का स्ट्रक्चर देखा होगा तो वो इस तरीके से होता है। अब देखो हम इतना बढ़िया ड्राइंग तो नहीं करते हैं, बट फिर भी आपने देखा होगा ऐसा बोतल होता है, यस और नो? इसी में से वो जिन बाहर आया था, तुम ये समझ लो, ठीक है। अब देखिए बोतल का जो पेट है वो बड़ा है, यस और नो, लेकिन नेक सर छोटा है, यस। तो अगर आप 1,00,000 यूनिट के बेसिस पे रॉ मटेरियल खरीद लेते तो ये इतना बनता, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट जो निकलेगा वो तो लेबर पे डिपेंडेंट है, वो बाहर कितना निकलेगा? 70,000। तो बेसिकली इस नेक के बेसिस पे वी विल डिसाइड कि हम लोगों को कितना यूनिट प्रोड्यूस करना चाहिए। समझ गए चीज को? क्लियर है? अच्छा, हम लोग डिसाइड करेंगे कितना यूनिट प्रोड्यूस करना चाहिए, तो डिसाइड मतलब डिसीजन मेकिंग आ गया ना। तो यही चीज आपको यहां सीखना है। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? नाउ हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में कईयों को देखा सर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, थोड़ा बता दीजिए। या फिर बच्चे बोलते हैं कि भाई ब्रेक इवन चार्ट कैसे बनता है, ये बता दीजिए। इट हैपेंस, कईयों के मन में ये रहता है। अब सपोज करो ये आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू है और ये आपका यूनिट्स है, ठीक है। किसी भी चीज को जब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चर करते वक्त हमारा 2 कॉस्ट होता था, याद करो, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। क्या फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होता है? तो फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, यस और नो? अगर हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट विल बी 0, करेक्ट है। तो अगर हम आपसे बात करें माई टोटल कॉस्ट इज टीएफसी प्लस टीवीसी, यस और नो? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट बचपन में पढ़ा होगा। तो अगर मेरा प्रोडक्शन 0 है तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या होगा, ये बता? टीएफसी। 0 कैसे? टीएफसी, करेक्ट है ना? तो मतलब सर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, यस और नो? क्योंकि वेरिएबल कंपोनेंट जुड़ते जाएगा उसके अंदर में। तो टोटल कॉस्ट का लाइन हमेशा ऐसे जाता है, दिस इज योर टोटल कॉस्ट। इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम वेयर द टोटल फिक्स कॉस्ट स्टार्ट्स, यस और नो? करेक्ट है, श्योर? और वेरिएबल कॉस्ट कुछ ऐसा होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये 0 से चालू करेगा और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है यही आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है, यस, करेक्ट है। वेरिएबल कॉस्ट जब 0 है तो भी टोटल कॉस्ट कितना है सर जी? आपका इतना है, यस और नो? ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे आप, ये हो गया, करेक्ट है। अब हम जब सेल करेंगे तो डेफिनेटली मेरा सेलिंग प्राइस मस्ट बी मोर देन माय वेरिएबल कॉस्ट, यस और नो? अदरवाइज हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकता। तुमको हम सबसे पहला चीज यही सिखाया था कि मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर अगर तेरा सेल प्राइस है तब तो काम करना, नहीं तो मत करना, यस और नो? क्योंकि अगर मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट के नीचे तुम सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस है, तो अल्टीमेटली तेरे को नुकसान ही होगा। तुम जितना ज्यादा यूनिट बनाएगा उतना ज्यादा लॉस बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रहा। तो फिक्स कॉस्ट का तो लॉस था ही, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ते जा रहा है, तो कंपनी शट डाउन हो जाएगी 2 दिन में। तो इस सिचुएशन में सर जब मेरा सेल का हम यहां से ड्राइंग करेंगे तो वो हमेशा ऊपर जाएगा ऐसे, ये वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर होगा, ये याद रखना। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के नीचे हुआ तो कभी भी जिंदगी में ब्रेक इवन आ ही नहीं सकता है, सोच के देखो। तो ये हमेशा इसके ऊपर रहता है। अब ये जहां पॉइंट टच किया यहां पे सर हमारा ब्रेक इवन क्वांटिटी आ गया, यस और नो? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। तो जहां पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू सेम है वहां पे आपका क्या आता है? ब्रेक इवन सेल्स, यस और नो? करेक्ट है ना? तो इस पॉइंट को सर हम लोग ब्रेक इवन सेल बोलते हैं, करेक्ट है ना? यहां पे ये जो एंगल फॉर्म होता है इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सर एंगल ऑफ इंसिडेंस।
हम एंगल का बात किए हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बच्चा बोला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटा जब तुम ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जाओगे तब होगा ना। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ड्रॉ करने जाएं, तो अगर आपका क्वांटिटी इतना है तो आपको यहां से पता चलेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दिस इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दिस इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दिस पॉइंट। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। क्लियर रहेगा ये चीज पक्का सर? ना तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस टफ है? क्या ब्रेक इवन चार्ट बनाने बोले तो बना सकते हैं कि नहीं? एकदम आराम से, ये सब में कुछ है नहीं। आओ देखो इन्होंने भी किया, देखिएगा चीज को। ये कॉस्ट एंड रेवेन्यू है, ठीक है। ये आपका यूनिट्स है। सबसे पहला चीज फिक्स्ड कॉस्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, करेक्ट है। टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज बेसिकली टीएफसी प्लस टीवीसी, यस और नो? इसीलिए ये हमेशा इस पॉइंट से चालू होता है, करेक्ट है। और अब आपका ये टोटल सेल, तो जहां ये कट किया वो क्या हो गया हमारे लिए सर? ब्रेक इवन। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, करेक्ट है। और सर ये जो एंगल फॉर्म हुआ इसके बाद, डेट इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कोई दिक्कत होगा इसके अंदर में? ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है मार्जिनल कॉस्टिंग में, ब्रेक इवन चार्ट। अब यहाँ देखो कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट इज शोन बिलो। कंट्रीब्यूशन का बात किया, 2 मिनट लगेगा, कुछ नहीं है अब इसके अंदर में। पहला चीज तो हमने आपको सिखाया था वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर सेल होगा, देख लो ऊपर है, यस और नो? और ये हमारा टोटल कॉस्ट का लाइन, करेक्ट है। अच्छा कंट्रीब्यूशन क्या होता है पहले ही बताओ? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। इधर आओ, पहले मेरे चार्ट में जाओ, मेरे को ये बता मेरा सेल कहाँ है? ये है। मेरा वेरिएबल कॉस्ट ये है, तो दिस पार्ट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन, यस और नो? करेक्ट है। एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये पार्ट में इतना जो पार्ट है, देखना हरा से बना रहे हैं, ये पार्ट फिक्स्ड कॉस्ट और ये पार्ट प्रॉफिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट विल बी माई कंट्रीब्यूशन, यस और नो? करेक्ट। तो देखो इन्होंने क्या किया, सेल और वेरिएबल कॉस्ट, देखिए सेल और वेरिएबल कॉस्ट देख लो। सेल और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस वो कंट्रीब्यूशन, उसमें एक पार्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट, जो इन दोनों के बीच का गैप है। और ये क्या है? ये प्रॉफिट है। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज अवर कंट्रीब्यूशन। क्या चीज समझ में आ गया? क्लियर है ये चीज पक्का सर? तो हम आपको ये चीज बता दिए। तो अगर आपको कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट बोले, आपको ब्रेक इवन चार्ट बोले, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछे, आप एकदम आराम से कर सकते हैं, यस और नो? करेक्ट है। कोई दिक्कत इसके अंदर में? एक सेकंड। अब देखो यहां पे एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टोटल कॉस्ट लाइन एंड टोटल सेल लाइन, जहां पे इंटरसेक्ट करता है, एन एंगल इज फॉर्म विच इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, करेक्ट है। ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? तो वही वाला बात है। कोई भी दिक्कत इसके अंदर में मेरे को ये बताओ। मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या थ्योरी सेटल्ड हो गई? श्योर पक्का? तो इसको लेके टेंशन मत लेना कि तुमको आता नहीं है, यू नो एवरीथिंग। अब इन्होंने बहुत सारा चीज़ ऐसे एक्सप्लेन किया है, दरकार नहीं है इस चीज़ का। टू बी वेरी फ्रैंक, आप देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, बट हमको नहीं लगता कि इसमें आपको दरकार है देखने का, क्योंकि ये आपके एग्जाम से रिलेटेड तो कुछ पूछेगा नहीं और आप वहाँ ड्राइंग बनाने नहीं जा रहे हैं। यू आर गोइंग देयर टू सॉल्व योर क्वेश्चन बेसिकली। तो जो क्वेश्चन आता है वो हमने आपको डील कर दिया। हम आपसे अब इंस्टीट्यूट ने जो जो इलास्ट्रेशंस कराया है, इलास्ट्रेशंस को लेके हम बात करेंगे और एक एक करके हम सम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमारा टारगेट रहेगा कि हम आपके बुक के साथ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सम जो मेरे मैथ के भी होंगे वो हम आपसे डील करेंगे। स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन 1। चीज को ढंग से देखें प्लीज। नाउ सर कम टू 1 नंबर क्वेश्चन। ABC Limited sold rupees 2,75,000 units of its product at 37.50 per unit. यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 17.5, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसमें 14 है, सेलिंग कॉस्ट 3.5 रुपया है। फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर अमाउंट ऑफ रुपीज 35 लाख, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कितना है? 15 लाख। देयर इज नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री। क्या
निकाल पाओगे? क्या होगा? एस्टिमेट द ब्रेक इवन सेल लेवल क्वांटिटी एंड कैश ब्रेक इवन सेल क्वांटिटी। हम लोग के लिए एकदम बच्चा समय, एकदम बच्चा समय, हम लोग कर चुके हैं इस चीज को। सर जी सबसे पहला चीज, फिक्स्ड कॉस्ट 35 लाख है क्या? पहले नॉर्मल ब्रेक इवन सेल का बात करो। एट ब्रेक इवन पॉइंट टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 35 लाख है, वही हो जाएगा, करेक्ट है। अच्छा, हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 37.5, यस और नो। एंड माई वेरिएबल कॉस्ट इज 17.5, यस और नो, करेक्ट है क्या? तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20, एक यूनिट पे 20 रुपये आएगा, तो 35 लाख रुपए कमाने के लिए कितना यूनिट बेचना पड़ेगा? 35 लाख डिवाइडेड बाई 20, 17,510 और 1,75,000 यूनिट्स, करेक्ट है। अब कैश ब्रेक इवन पॉइंट भी पूछा है क्या? हम बताए थे डेप्रिसिएशन हटा देना, 35 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 20 लाख। 20 लाख डिवाइडेड बाई 20, 1 लाख यूनिट बेचेगा, करेक्ट है क्या? श्योर, खत्म हो गया। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? अब ये सब सम हमारे लिए बच्चा है और आपके लिए भी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ले भाई देख, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला देखो, ये ब्रेक इवन सेल है, इसके नीचे से चालू किया है, ये ब्रेक इवन सेल है, ठीक है। ब्रेक इवन सेल के जितना ऊपर आप जा रहे हैं, ये आपका प्रॉफिट लाइन। अब जितना आपका इसके बाहर है वही आपके लिए क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। हमने आपको बताया था ना। तो जहां हमारा ब्रेक इवन क्वांटिटी रीच करता है उसके ऊपर का जो भी पार्ट होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा सर जी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यस और नो। तो वही वाला बात बोला है, ठीक है, आप देखते रहिएगा। हमको मेन जिसमें जाना है हम वहां बात करेंगे। आई एम कमिंग टू बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2, इलस्ट्रेशन 2, पेज नंबर है आपका 30। आइए अब एक एक करके सम को खत्म करते हैं। आइए अब फटाफट होगा। पहला चीज, पंकज लिमिटेड एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी, गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 60। डायरेक्ट मटेरियल 20 वेरिएबल हो गया। डायरेक्ट वेजेस 50 पैसा पर आवर, ये भी वेरिएबल हो गया। वेरिएबल ओवरहेड 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब ये 10, ये 15, यस और नो। डायरेक्ट वेजेस कितना है? 10 रुपया, तो ये भी 10 होगा, और ये 15 है तो ये भी कितना होगा? 15। फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 10,000 पर एनम। मैक्सिमम कैपेसिटी 1000 यूनिट है, एकदम सही, पक्का। आगे पढ़ो। शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट ए एंड बी एंड रिकमेंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स सेल्स मेक शुड बी अडॉप्टेड। 300 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 600 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी, पहला कॉम्बिनेशन। यही बात करो ना, सॉल्व मत करो प्लीज यार, हमसे बात करो बस, कुछ नहीं चाहिए। फिक्स कॉस्ट कभी चेंज होगा क्या? नहीं। तो जिसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उसी में हमारा काम होगा ना। हमसे बात करो। 300 यूनिट ए का क्या? अच्छा, अगर हमसे कोई पूछे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, थोड़ा ध्यान दे तो भाई, 60 लेस 20 लेस 10 लेस 10, यस और नो। वेरिएबल कॉस्ट 40 हो गया, तो 20 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, करेक्ट है। यहाँ 15 15 30, 30 और 25 55, 100 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा? 45, एकदम सही है, पक्का। एक में 20 रुपया करके कमाएंगे, एक में 45 रुपीज़ करके कमाएंगे, करेक्ट है। यहाँ कितना यूनिट है? 300 इंटू 20 कितना हो गया? 6000। और दूसरा क्या बोला है? 600 इंटू 45, 27,000। तो कितना प्रॉफिट हुआ इसमें? 33,000। ऑप्शन ए में 33,000 का कंट्रीब्यूशन, करेक्ट है। ऑप्शन बी में आओ, कितना यूनिट है किसका? 450, 450, ठीक है। आओ 450 इंटू 20, 9,000। 450 इंटू कितना? 45, करेक्ट है। 20,250, यही हो रहा है क्या? देखो तो भाई, 450 इंटू 40, 18,000, 18,000 और 2,250, हाँ 20,250, 29,250। कौन सा बेटर है अभी तक? ऑप्शन ए इज बेटर कंपेयर टू ऑप्शन बी, यस और नो। सी में आओ, 600 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए और 300 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। 600 इंटू 20 कितना होगा? एक मिनट, 600 इंटू 20, थर्ड नंबर 12,000, और 300 इंटू 45, 13,500, तो ये हो गया हमारा 25,500।
किसमें आपका सबसे ज्यादा अर्निंग है? ऑप्शन ए। कोई दिक्कत है? देखिए इनका कैलकुलेशन हर एक में ये लोग निकाला। अब सुनो, ये 33,000 फिक्स कॉस्ट कितना है? 10,000। 33 में से 10 जाएगा, 23,000 का प्रॉफिट। यहाँ पे बात करोगे तो 10,000 माइनस करते ही 19,250 का प्रॉफिट। यहाँ माइनस कर, सेम ही रहेगा ना, फिक्स कॉस्ट तो चेंज होता ही नहीं। जिसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा वो अगर मेरा वेरिएबल फिक्स कॉस्ट भी चेंज होता है एक अलग लेवल पे जाने से, तो हमको प्रॉफिट से डिसीजन लेना है। लेकिन जब मेरे को पता है मेरा फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगा, तो मेरा कंट्रीब्यूशन ही बताएगा मेरे को। तो यहाँ पे 15,500 होगा। देखिए आंसर 23,000, 19,250, 15,500। Hence sales mix under alternative A is more profitable as it gives us maximum total contribution and profit. करेक्ट है क्या? श्योर, पक्का? Now comes the main part, the limiting factor or the key factor, जो इतना देर bottleneck theory of constant ज्ञान लगा रहे थे, ये अब चालू होता है यहाँ पे। इलस्ट्रेशन 3 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, हम आपके साथ बात करेंगे। आप इस सम को खुद सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको चीज़ों को समझना होगा। तो पहला चीज है समझने का कि क्वेश्चन समझ लो। पढ़िए आप, फिर हम पढ़ेंगे प्लीज। अब आइए सर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। ना पहला समय आपके लिए लिमिटिंग फैक्टर का, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आपको आता है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई हड़बड़ाने का बात नहीं है। इन अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल, द लिमिटिंग फैक्टर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। मतलब मेरे यहाँ पे बोटलनेक लेबर है, मतलब रॉ मटेरियल है, मशीन है, सब कुछ है, लेबर कंस्ट्रेंट है, लेबर का सप्लाई लिमिटेड है। तो मेरे को ये देखना पड़ेगा जिस चीज़ में लेबर लगा के ज़्यादा प्रॉफिट हो पर यूनिट ऑफ लेबर, हम सर जी उसी को पहले मैन्युफैक्चर करेंगे, उस प्रोडक्ट में ज़्यादा काम करेंगे। समझ गए चीज़ को? अब सपोज करो एक प्रोडक्ट को हम 2 घंटे में बनाते हैं और उससे मेरे को मान लो 100 रुपया कमाई होता है। 2 घंटे में कितना का? 100 रुपये का। कंट्रीब्यूशन पे मैटर करेगा, याद रखना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो चेंज होता नहीं है। तो आपका आंसर हमेशा कंट्रीब्यूशन पे रहेगा। एक प्रोडक्ट को हम बनाते हैं, प्रोडक्ट एक्स, मान लीजिए 100 रुपया कंट्रीब्यूशन है और उसमें मेरे को 2 घंटा लेबर का देना पड़ता है, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट वाई, यहाँ हमारा कंट्रीब्यूशन है 120 रुपया। कितना रुपया? 120 रुपया, और उसको बनाने में मेरे को 3 घंटा लगता है। एक लेमैन की तरह अगर बात करोगे तो तुम बोलोगे कि 120 रुपया कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, उसी को मैन्युफैक्चर करना चाहिए। ये तब तक पॉसिबल है, ये डिसीजन आपका एकदम सही है जब तक आपके यहाँ कोई कंस्ट्रेंट नहीं हो। आप 120 रुपया करके कमा रहे हैं, आपको हर चीज़ का सप्लाई अनलिमिटेड है, जितना ज़्यादा यूनिट बनेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यस और नो? अब 1000 यूनिट बनाएंगे तो 120 इंटू 1000 1,20,000। आप सर जी 10,000 बनाएंगे तो 12 लाख रुपया। यस और नो? लेकिन हमारा तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट है। अब अगर हम बात करें, आप 120 रुपया कमाते हैं, कितना घंटा लेबर काम करता है? 3 घंटा। 3 घंटा लेबर काम करके 120 रुपया देता है, मतलब 1 घंटे में लेबर मेरे को 40 रुपया कमा के दे रहा है। और वही जब हम प्रोडक्ट टैक्स देख रहे हैं, टोटल में तो 100 रुपया देता है, लेकिन वो मेरे को 2 घंटे में 100 देता है, तो 1 घंटे में 50 रुपया देता है। मतलब मेरा बेसिकली लेबर कहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? प्रोडक्ट टैक्स में। तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट टैक्स को बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि प्रोडक्ट टैक्स में लेबर कम है। तो अगर लेबर को मैक्स में लगाएंगे तो वो मेरे को पर आवर का 50 रुपया कमा के देगा। तो अगर मेरे पास 100 ही आवर है लेबर का, मान लो एक बार के लिए, या 120 आवर है, मान लो 120 आवर है। अगर 120 आवर है, मेरे को 2 घंटा लगता है प्रोडक्ट एक्स बनाने में, तो सर वो 120 घंटे में कितना यूनिट बनाएगा? 120/2 60 यूनिट बना के देगा। करेक्ट है? और हर यूनिट पे कितना रुपया कमाते हैं हम? 100 रुपया। 100 रुपया कमाते हैं ना हर यूनिट पे, हमने आवर पे नहीं बोला, हर यूनिट पे 100 कमाते हैं। 60 इंटू 100 कितना होगा? 6,000। अभी हमारा कमाई 6,000 है कंट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट वाई में जाओ, मेरे को 120 रुपया देता है पर यूनिट, 3 घंटा लगता है। करेक्ट है ना? मेरे यहाँ पे 120 आवर है, 3 घंटे में 1 यूनिट बनता है, तो 120 घंटे में कितना यूनिट बनेगा? 40। अच्छा 40 यूनिट बनेगा और 120 रुपया करके आएगा। यस और नो? 1 यूनिट का 40 इंटू 120 करिए 4,800। किस में ज़्यादा कमा रहे हैं? प्रोडक्ट टैक्स में। यस और नो? तो अपने को यही समझना है, जब लिमिटिंग फैक्टर होगा तो जो फैक्टर लिमिटेड है उसमें कहाँ पे आपका सर जी मार्जिनल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इज हाईएस्ट, जहाँ ज़्यादा है, जहाँ रिटर्न हाई है, उसको पहले सेलेक्ट करिए। अच्छा अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, क्वेश्चन में हम बाद में जाएंगे, पहले हम चाहते हैं सारा कॉन्सेप्ट लो। एज्यूम करो, चीज़ को सोचना है, अपने को लिखना नहीं, अपने को पहले सोचना है, समझना है चीज़ों को। एज्यूम करो
मेरे यहाँ दो प्रोडक्ट है एक्स और वाई, क्या क्या है, एक्स और वाई। मेरे पास टोटल आवर अवेलेबल कितना है लेबर का, 100 आवर। मेरे को ये पता है कि इसमें 2 आवर लगता है एक यूनिट में, इसमें कितना लगता है 3 आवर। अच्छा 120 आवर था मेरे एग्जांपल में, ठीक है चलो, ठीक है। अब हम यहां पे बनाने का कोशिश करेंगे। ये मेरे को कंट्रीब्यूशन देता है पर यूनिट 100 रुपया, ये मेरे को पर यूनिट कितना कंट्रीब्यूशन देता है 120। करेक्ट है, तो एकदम सही, यही तो था ना मेरा एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल था, इसी के बेसिस पे काम करना था। तो हमने यहां पे देखा था सबसे पहले कि मेरे को कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कौन ज्यादा दे रहा है, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। ये 50 रुपया दे रहा है और ये मेरे को, तो मेरे लिए रैंक 1 ये हो गया, रैंक 2 ये हो गया। मतलब सर सबसे पहले हम किसको बनाएंगे, एक्स को, और फिर हमको अगर लगेगा तो हम वाई बनाएंगे, नहीं तो हम वाई नहीं बनाएंगे। सर एक 1 2 क्योंकि आप 1 में ही बोले थे ना अभी, वो बना ले कमा ले। अरे भाई हम 1 तो बना ले, हम एक्स तो बना ले, लेकिन एक्स का मार्केट में डिमांड, सर सपोज करिए एक्स का मार्केट में डिमांड 30 यूनिट्स का ही है, कितना 30 यूनिट्स। तो अब अगर हम आपसे यहां बात करें, मेरे पास कितना आवर अवेलेबल है 120, ठीक है। अगर हम पूरा का पूरा आवर इसमें लगा दें एक्स में, तो कितना यूनिट बनेगा 60 यूनिट्स। लेकिन हमको तो मार्केट में डिमांड ही 30 का है, तो हम 30 एक्स्ट्रा बना के कुछ कर पाएंगे। तो सर हम सबसे पहले 30 यूनिट्स में इसका आवर ब्लॉक करेंगे, 30 × 2, तो मेरा पहला 100 आवर में 60 आवर किस में यूज होगा सर, एक्स में। समझ गए चीज को, क्लियर है। अब मेरे पास कितना आवर बचा, 60 बचा, 60 आवर्स बचा, डिवाइडेड बाई 3, हम इसका 20 यूनिट्स बनाएंगे। समझ गए चीज को, क्लियर है। तो दिस इज सेल्स मिक्स। मतलब जब सर जी ऐसा नहीं है कि लिमिटिंग फैक्टर में एक ही को सेलेक्ट करना है, आपको 1 2 3 4 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि जो रैंक 1 है लिमिटिंग फैक्टर में, जिसमें कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है, पहले उसका सारा यूनिट बनाना, फिर देखना कितना आवर बचा, फिर उससे सेकंड वाले को बनाना। अब वो भी जब खत्म हो जाए कि और नहीं बिकेगा मार्केट में, तब तीसरे को बनाना। समझ रहे हो चीज को, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ते चले जाएगा, तो डिसीजन को भी उसी हिसाब से चेंज करते रहना। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर। तो आई हैड अ टॉक विथ यू पीपल रिगार्डिंग दिस। चलिए अब देखते हैं ये लोग क्या बोलता है। लेट्स सी, द लिमिटिंग फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, मतलब लेबर आवर लिमिटेड है, लेबर का क्राइसिस है मार्केट में, लेबर ज्यादा नहीं है हमारे पास, या तो आदमी कम है या हम ज्यादा आदमी रख नहीं सकते हैं, मेरे पास उतना पोटेंशियल नहीं है कि हम उसको उतना पैसा दे पाए, वट एवर मे बी द रीजन। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शो विच प्रोडक्ट इज मोर प्रॉफिटेबल, कौन सा बेटर है। प्रोडक्ट ए कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल इट इज वेरिएबल, यस और नो। लेबर 6 आवर लेता है 50 पैसा करके, कॉस्ट पर यूनिट बोला है, 6 आवर 50 पैसा लेके, मतलब इसमें 6 आवर लगता है एक यूनिट को बनाने में। समझ गए चीज को, आपका लिमिटिंग फैक्टर लेबर है, तो हमारा लेबर इसमें कितना लगेगा 6 घंटा लगेगा एक यूनिट को बनाने में। यहां पे 3 आवर 50 पैसा करके 1.5 रुपया, इसमें 3 आवर लगेगा बनाने में, यस और नो, करेक्ट है। मतलब बेसिकली प्रोडक्ट जितना देर में बनेगा उतने में 2 यूनिट प्रोडक्ट बी का बन जाएगा, यस और नो, करेक्ट है ना। आगे, फिक्स्ड ओवरहेड 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, ये फिक्स्ड है इसलिए इससे कोई मतलब नहीं हम लोग को अभी। समझ गए चीज को, ये तो सर जी कंट्रीब्यूशन से मतलब होगा, इससे अभी मतलब नहीं होगा। वेरिएबल 1.5 रुपया, क्या ये लेंगे, हाँ सर। चलिए, टोटल कॉस्ट 11, 8 रुपया 75 पैसा, सेलिंग प्राइस कितना 14, इधर कितना 11, प्रॉफिट 3 रुपया, 14 में से 11 गया तो 3, 11 में से 8 रुपया 75 पैसा गया तो 2 रुपया 25 पैसा। टोटल प्रोडक्शन 500 और 600 हुआ है। मैक्सिमम कैपेसिटी पर मंथ 4800 आवर का है, ठीक है, इन्होंने बता दिया 4800 आवर ही है। एक बार बात करो, इन्होंने बोला 4800 आवर ही है, करेक्ट। हम अगर आपसे बात करें, 3 नंबर है ना, कितना यूनिट बनाया था इसका 500, बंदा 500 यूनिट्स बनाया ए का, एक यूनिट में कितना आवर लगा, तो 3000 आवर ये किसको दिया है, ए को। समझ गए चीज को। बी कितना यूनिट बनाया है 600,
600 यूनिट इसका, इनटू 3 आवर करके। अब समझ में आया, टोटल प्रोडक्शन आवर जो 4800 है उसने इस तरीके से यूज किया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि वो सही किया कि गलत किया, इसके ऊपर बात करना है। तो डेफिनेटली गलत होगा, तभी हम लोग को एग्जाम में देगा। तो आप सबसे पहले हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ, सिंस लेबर आवर इज द लिमिटिंग फैक्टर वी आर गोइंग टू कंप्यूट द कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। समझ गए चीज को? तो कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, पर लिमिटिंग फैक्टर दैट इज पर लेबर आवर। कौन कौन प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, सही है। अब एक मिनट, सबसे पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यहां पे तो 14 है, थोड़ा हाईलाइट करेंगे। यहां 14 रुपया है, क्या हुआ तुमको, जागो, नहीं मान रहा है। 14 और ये 11, 14 11, इसमें से क्या लेस होगा? वेरिएबल कॉस्ट, करेक्ट है। आइए वेरिएबल कॉस्ट का बात करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले मटेरियल 5 5, मटेरियल कॉस्ट 5 5। इसके बाद क्या है? लेबर कॉस्ट 3 रुपया 1.5 रुपया, जो है बस वही लिखना है। लेबर कॉस्ट 3 1.5, करेक्ट है, एकदम सही, पक्का। और क्या है? वेरिएबल ओवरहेड 1.5 रुपया 1.5 रुपया, वेरिएबल ओवरहेड 1.5 रुपया 1.5 रुपया, करेक्ट है। तो अगर आप बात करें 5 3 8 9.5, तो इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4.5 रुपया। दिस इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4.5। इसका 5 3 8 11 में से 8 गया 3, ठीक है, एकदम सही, पक्का। अब यहां पे सर लेबर आवर रिक्वायर्ड, इसको A1 दे दो। लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट कितना? 6। यहां तो कंट्रीब्यूशन नंबर 3 पर लेबर आवर। अब लिमिटिंग फैक्टर तो पता चल गया, तो पर लेबर आवर इज बेसिकली 1 डिवाइडेड बाई 2। सर जी 4.5 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे 75 पैसा, और यहाँ पे 1 रुपया। तो सर अगर हम आपसे पूछे कौन बेहतरीन है, बेटर कौन है, रैंकिंग अगर दिया जाए तो रैंक 1 इसको और रैंक 2 इसको, करेक्ट है, श्योर, पक्का। तो बेसिकली इसको प्रोडक्शन किसका करना चाहिए सर? इसको बेसिकली प्रोडक्शन करना चाहिए पहले बी का, यस और नो। और जब बी का मार्केट खत्म हो जाए तब ए में बाकी बैलेंस लेबर आवर को डालना चाहिए, करेक्ट है, एकदम सही, यस और नो, करेक्ट है क्या? क्लियर है चीज, पक्का? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इन्होंने बताया 75 पैसा, और प्रोडक्ट बी इज मोर प्रॉफिटेबल एज इट गिव्स हायर कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। समझ गए चीज को? क्लियर है, पक्का सर? अब अगर हम आपसे बात करें इसका प्रूफ, इन्होंने किया है, 1 मिनट का काम है, मेरे को याद बता, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितना होगा अगर हम इसको प्रोड्यूस करते हैं 3? मेरे को 1 यूनिट बनाने में 3 घंटा लगता, मेरे पास कितना घंटा है टोटल? 4800 डिवाइडेड बाई 3, इसका 1600 यूनिट बनता है, यस और नो। और इसका अगर हम बात करते तो 4800 डिवाइडेड बाई 6 होता, इसका हम 800 यूनिट ही बना पाते हैं। इसके 1 यूनिट पे 4.5 रुपया आता है, 800 इंटू 4.5, 8 4 जा 32, 3600, करेक्ट है, यही आ रहा है ना। इसका 1 यूनिट पे कितना था? 3 रुपया था शायद, करेक्ट। 1600 इंटू 3 कितना? 4800। किस में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है? बी में। कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर। तो चलिए देखिए क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब मटेरियल 4000 8000, ये कैसे आया बता? कितना यूनिट बनेगा? 1600, इसका 800, 800 इंटू 5 कितना हुआ? 4000,
800 इंटू 5 4000, 1600 इंटू 5 8000। इन्होंने टोटल करके दिखाया। देखो फिक्स्ड ओवरहेड 50% ऑफ लेबर अपने भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, नॉर्मल है। प्रॉफिट सेल जो भी दिखाया 2400 और ये 3600, नहीं कंट्रीब्यूशन देखो कितना आता है, टोटल कॉस्ट दिखा रहा है ना, फिक्स कॉस्ट को जोड़ दीजिए 2400 और 1200 3600 आता, करेक्ट है। और यहाँ पे 2400 और 3600 अगर आप करते तो बेसिकली कितना आता है, 3600 और अच्छा 1200 है ना, 3600 और 1200 4800 हो जाता, समझ गए चीज़ को। तो अपना भी 4800, इनका भी 3600, कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर, पक्का। अच्छा एक बात बताओ, क्या टोटल फिक्स कॉस्ट हम लोग निकाल सकते थे? आराम से आ जाता बेटा, क्या दिक्कत था? पर यूनिट 1.5 रुपया ना, 1.5 यूनिट, और ये 500 बना रहा था। 500 इंटू 1.5 बोल भाई, 750, करेक्ट है। यहाँ पे कितना है 0.75, 600 इंटू 0.75 बोलो तो 450, करेक्ट है। तो ये कितना हो गया सर, 750 और 450 1200, टोटल फिक्स कॉस्ट इस 1200। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 1200 आया हुआ है, मिल रहा है। तो अपने भी अगर यहाँ चाहते तो 3600 में से 1200 घटाते तो प्रॉफिट 2400, 4800 में से 1200 घटाते तो प्रॉफिट 3600। लो भाई इनसे मैच करवा दिए, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत का बात नहीं होना चाहिए। क्या चीज़ क्लियर है, सेटल्ड है? क्या टफ लग रहा है चीज़? मेरे हिसाब से अभी तक जो पढ़े वो ज़्यादा टफ था, क्योंकि उसके अंदर में सारा कॉन्सेप्ट हिट हुआ, लेकिन फिर भी आगे क्वेश्चंस अच्छे हैं, डोंट वरी, तो उनके ऊपर भी बात हो जाएगा। ठीक है, सेटल्ड है। पता तो चलना चाहिए ना लिमिटिंग फैक्टर होता क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाई, मेक और बाई। मेक और बाई में क्या करेंगे सर, चीज को समझो। मेक और बाई का मतलब क्या हुआ कि आप खुद मैन्युफैक्चर करें या किसी और से आउटसोर्स कर ले, खरीद ले। तो ये होता है, अगर मेरे को मेरे यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने का खर्चा पड़ता है 15 रुपया और बाहर वाले से लेते हैं तो 14 रुपया, तो बेटर क्या, बाहर वाले से लीजिए, खर्चा कम है। बट इन सब चीज़ों का डिसीजन इतना आसान नहीं होता, आपको बहुत सारा कंपोनेंट दिया रहेगा कॉस्ट का, आपको बहुत सारा ज्ञान देगा कि आप अगर खुद बनाएंगे तो आपका जो सर जी स्पेस है वो यूज़ हो रहा है, तो उसके चलते आप उस जगह को भाड़े पे लगा सकते थे, वो रेंट नहीं आएगा। यस और नो? आज हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ सेटअप लगा लिए, तो अब ये रूम हम किसी को भाड़े पे नहीं दे सकते, तो मेरा वीडियो बनाने का एक कॉस्ट हो गया ये, क्योंकि हम किसी और को रेंट पे नहीं दे सकते, करेक्ट है। तो अगर हम बाहर से अगर कुछ करते तो बट ऑब्वियस है, घर से अगर वीडियो बनता तो ये रूम भाड़ा पे लग सकता था, तो मेरे को वो एक इनकम होता, यस और नो? तो उसी तरीके से अगर आदमी बाहर से खरीदे तो उसको एक फ़ायदा है कि वो अपना जगह का रेंट अवॉइड कर सकता है, यस और नो? तो कॉस्ट सेविंग भी हो सकती है, यस और नो? लेकिन इसमें एक नुकसान भी है कि बाहर से अगर खरीदेंगे तो एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, यस और नो, घर में लाने का, जो कि यहाँ बनाने का नहीं लगेगा, सबसे बड़ा बात है। तीसरा, हमारे यहाँ जो लेबर काम कर रहा है वो परमानेंट एम्प्लॉई है, हम बाहर से मंगाएं या घर में बनाएं, उसका सैलरी तो पक्का लगेगा। तो उस सिचुएशन में सर वो बाहर से भी आएगा तो भी ये सैलरी खाएगा, तो उस सिचुएशन में सर मेरे लिए अवॉइडेबल कॉस्ट नहीं है, तो हमको इसको भी एक डिसीजन मेकिंग में कंसिडर करना पड़ेगा कि भाई क्या करना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लेबर ऐसे होंगे जो सिर्फ सर जी इसीलिए हैं क्योंकि हमको यहाँ प्रोडक्शन करना पड़ता है, अगर हम बाहर से खरीदेंगे तो ये लेबर हट जाएगा, ये लेबर हटेगा तो मेरा कॉस्ट बच जाएगा, यस और नो? तो इन सब चीज़ों में रेलिवेंट कॉस्टिंग अप्लाई हो जाती है। रेलिवेंट कॉस्टिंग क्या बोलता है, सब फाइनल का कॉन्सेप्ट है। रेलिवेंट कॉस्टिंग बोलता है कि ओनली वेरिएबल कॉस्ट और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आर बेसिकली योर रेलिवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब हम तुमको बोले थे मेरे यहाँ एक स्टाफ है जो हम यहाँ काम करें या बाहर से मंगाएं, सर उसको सैलरी देना ही है, तो मेरे डिसीजन मेकिंग में वो आदमी कोई रोल नहीं प्ले करेगा, क्यों? हम कुछ करेंगे भी नहीं तो भी वो पैसा लेके जाएगा, यस और नो? ये मेरा कमिटेड फिक्स कॉस्ट है। एक होता है डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट, अगर हम उस चीज में जाएंगे तो लगेगा, तो वो मेरा डिस्क्रिशनरी, वो मेरा डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट करता है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो हमने आपको बहुत कुछ सिखाया, कमिटेड फिक्स कॉस्ट एज वेल एज डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट। समझे चीज को? क्लियर है? आइए देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या बोलता है। मेक और बाई मिल रहा है सर जी? एक काम करिए, डायरेक्टली इलस्ट्रेशन में आते हैं। थ्योरी हमसे नहीं पढ़ा जाता यार, क्या लिखता है लोग, क्योंकि हमारा बेस वीक है,
हमको लगता है कि हम इलस्ट्रेशन पढ़े, हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बात करें, चलिए। अ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फाइंड्स दैट while it costs 6.25 each to make a component X2370, वो एक कंपोनेंट बनाता है 2370, X कंपोनेंट X2370 है, उसका इसका कॉस्ट क्या पड़ता है 6 रुपया 25 पैसा। एट द सेम इज अवेलेबल इन द मार्केट एट 5 रुपया 75 पैसा। 1 रुपया कम में मिल रहा है, 50 पैसा कम में मिल रहा है, यस और नो? तो मेरे को 50 पैसा कम में मिल रहा है, अगर और कुछ नहीं बोलता तो हम बाहर से ही खरीदते, यस और नो? लेकिन इतना आसान होता तो फिर हम क्यों CMA कर रहे होते या कुछ भी कर रहे होते। विद एन एश्योरेंस ऑफ कंटिन्यूड सप्लाई, सामने वाला कंटिन्यू सप्लाई का कर रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और सुनना, हमको लगता है ये चीज भी तेरे को पता होना चाहिए। बाहर से खरीदने और घर में बनाने में एक डिफरेंस बहुत बड़ा आता है, वेस्टेज का। हम बना रहे ना, तो जो भी नुकसान होगा वेस्टेज का, ये वो किसका होगा? मेरा खुद का होगा, तो एक रिस्क एसोसिएटेड है। लेकिन हम जब बाहर से खरीद रहे हैं तो डिफेक्टिव हमको बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता है। दूसरा, हमको वारंटी भी मिलेगा, यस और नो? तो हम उसका गला पकड़ सकते हैं कि भाई क्या हुआ, खराब कहीं दिया, वापस ले, दूसरा दे। ये एक प्लस पॉइंट भी रहता है, तो इसका एक डिफेक्टिव का कॉस्ट को भी कंसिडर करना पड़ता है डिसीजन लेते वक्त। समझ गए चीज को? चलिए आगे पढ़ते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉस्ट इज, अब बताया कॉस्ट का ब्रेकडाउन। डायरेक्ट मटेरियल 2 रुपया 75 पैसा है भाई, ये वेरिएबल है प्योरली, यस और नो? अगर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो मेरा इसका खर्चा नहीं लगेगा, करेक्ट है। आगे, डायरेक्ट लेबर 1 रुपया 75 पैसा, ये भी वही चीज है, पूरा का पूरा प्रोडक्शन करोगे तो ही लगेगा एक बार के लिए। 50 पैसा अदर वेरिएबल कॉस्ट, और डेप्रीसिएशन एंड अदर फिक्स्ड कॉस्ट 1 रुपया 25 पैसा, करेक्ट है ना? अब अगर हम बात करें, ये 1 रुपया 25 पैसा जो डेप्रीसिएशन एंड फिक्स्ड कॉस्ट है, ये तो लगेगा ही ना, ये तो अनअवॉइडेबल है। मतलब हम बनाए या नहीं बनाए, ये लगेगा ही। मतलब मेरे को बनाने का जो वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट है वो कितना है ये बता। 2 रुपया 75 पैसा प्लस 1 रुपया 75 पैसा 4.5 और 50 पैसा इस 5 रुपया। मेरा बनाने का खर्चा 5 रुपया है, करेक्ट है। और बाहर से लेते हैं तो 5 रुपया 75 पैसा है। कौन सा बेटर है? घर में बना ले, ज्यादा अच्छा है। सर बाहर में 5.75, यहाँ पे 6 रुपया 25 पैसा था। अगर तुम बाहर से मंगवाता है, जूम कर 5.75 में, एक बार मान ले, तो तेरा 1 रुपया 25 पैसे का डिप्रीसिएशन तो अभी भी लगेगा, फिक्स कॉस्ट तो तेरा तो 7 रुपया लग रहा है देखा जाए तो बाहर से मंगाने का। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग में फिक्स कॉस्ट का कोई रोल नहीं होता है। अब समझे, ये कमिटेड फिक्स कॉस्ट है, कमिटेड फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही, और जो डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट होता है वो हम लोग को देखना पड़ता है। समझ गए चीज को? क्लियर है? अब आगे बोला, What would be your decision if the supplier offers the component at 4 रुपया 85 पैसा? अब आया अपने औकात पे। 5 रुपया मेरा पड़ता है, सप्लायर मेरे को 4.85 में दे रहा है, क्या अब मेरे को फायदा होगा? हाँ सर, अब मेरे को बाहर से लेना चाहिए। आई शुड नॉट मेक इट, आई शुड बाई इट। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? दिस इज योर मेक और बाई। क्या टफ लगा चीज? क्या समझ में आया? पहला चीज, मेक और बाई में फिक्स्ड कॉस्ट जो कमिटेड होते हैं उनको कंसिडर नहीं करना डिसीजन मेकिंग लेते हुए। डिस्क्रिशनरी होगा तो कंसिडर करेंगे। हाँ बोलिए। अरे आप चलिए 4.85 प्लस 1.25 करिए, चलिए करिए आप इसको 6.10। अभी आपका 6 रुपया 25 पैसा है, तो 6 रुपया 10 पैसा पड़ेगा। अगर बाहर से लेंगे तो भी तो 15 पैसा बचेगा ना बेटा। आप मार्जिनल कॉस्ट इसलिए निकालते हैं कि आपको पता चल जाए कि इसके ऊपर अगर वो ऑफर देगा तो हम नहीं खरीदेंगे, इसके नीचे होगा तो हम खरीद लेंगे उससे। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? क्या अभी तक चीज सही है? क्या क्लियर है? श्योर सर? अब आप जाइए इलस्ट्रेशन 5। इन्होंने बोला डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। हम नहीं पढ़ेंगे थ्योरी, हमको लगता है क्वेश्चन पढ़ के आप खुद कर सकते हैं। चलिए आप क्वेश्चन पढ़िए, हम सॉल्व करेंगे। पहले आप रीड करो प्लीज। नो सर, है क्या कहानी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन? बोलता क्या है पहले ये समझो। प्रोडक्शन डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। डाइवर्सिफाई करने का मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोडक्ट लाइन है, हम एक और प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सर बोलिए ना आप अपने हिसाब से। एक हम आज यहाँ पे पढ़ा रहे हैं अभी तुमको कॉस्ट, अब हम अपने यहाँ पे एफएम भी चालू कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन हो गया, यस और नो? एक अलग लाइन पकड़ लिए, एफएम भी पढ़ा रहे हैं। या हम अपने यहाँ पे शेयर मार्केट का कोर्स करा रहे हैं जो कि हमने लॉन्च कर दिया, यस और नो?
तो उस सिचुएशन में हमारा रेंट का खर्चा बढ़ेगा क्या? जगह तो यही है, पढ़ाने वाला यही आएगा, खर्चा फिक्स कॉस्ट का वही है। लेकिन उस कोर्स को लॉन्च करेंगे तो उसका मटेरियल तैयार होगा, उससे रिलेटेड एसी चलेगा, उससे रिलेटेड मेरा डिप्रिसिएशन और कुछ तो होगा ना कोई एसेट का, कुछ एक्स्ट्रा एसेट्स आ सकता है। तो अगर कोई एक्स्ट्रा एसेट या एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट कमिट हो रहा है तो वो तो मेरे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। लेकिन अगर मेरा कोई और फर्दर फिक्स कॉस्ट नहीं लग रहा है, तो आप जब भी प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई कर रहे हैं या आप जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और आपका उसके चलते कोई फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है, तो डिसीजन मेकिंग में उस फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करने का दरकार नहीं है। यू ओनली नीड टू कंसिडर द मार्जिनल कॉस्ट और द वेरिएबल कॉस्ट विच यू विल बी इनकरिंग in the manufacture of that particular product। अब समझ गए चीज को, क्लियर है? But if that product, the new product basically needs a new machine, कुछ नया, एक स्टाफ हमको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा उसके लिए, तो स्टाफ का सैलरी इज अ फिक्स कॉस्ट एंड इट्स अ डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट, बिकॉज वो तभी लगेगा जब हम उस लाइन में जाएंगे, यस और नो। तो वहां पे सर जी उसको कंसिडर करना पड़ता है। समझ गए चीज को, क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट ए। मिल रहा है क्या? प्रोडक्ट ए से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चर्ड बाई पंकज लिमिटेड, ठीक है। सेल्स 2.5 लाख है, डायरेक्ट मटेरियल 1,50,000, वेरिएबल, और ये भाई देख तो 1,50,000 1,75,000, 2.5 लाख में से 1,75,000 जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो गया 75,000, हमारा फिक्स्ड ओवरहेड 50,000, डेट मीन्स 25,000 इज माई प्रॉफिट राइट नाउ। करेक्ट है? कंपनी देख रही है अभी 25,000 कमा रहे हैं, बट कंपनी के मन में लालच आया। The company now proposes to introduce a new product B so that sales may be increased by rupees 50,000। सेल कितने से बढ़ेगा? 50,000। There will be no increase in fixed cost। वाह, उसी फैसिलिटी में मतलब दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। And the estimated variable cost of the product B are, वेरिएबल कॉस्ट तो तभी लगता है ना जब प्रोडक्शन होता है। तो ये मेरे डिसीजन मेकिंग में रेलिवेंट है, यस और नो? हाँ सर, दिस इज रेलिवेंट। तो सर जी आइए, 24,000 प्लस 11,000 प्लस 7,000, 24 11 35 35 7 42,000, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा? 42,000। That means my profit will increase by 8,000। Yes or no? In that case, I should or not? Sir, whether product will be profitable or not? It will be profitable। इतना इजी क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछ लीजिए, हम सब अच्छा से बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? तो सर जी इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड टोटल, पहले 25 था, अब 8 और हो गया, तो 33,000 जो हमारा यहाँ पे आ चुका है। करेक्ट है? कोई भी दिक्कत इसके अंदर में? श्योर। फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का फिक्सेशन, ये ज्ञान बहुत बड़ा है, टू बी वेरी फ्रैंक। तुम्हारे उतने बड़े लेवल पे नहीं होगा, लेकिन फिर भी ज्ञान तो देना पड़ेगा मेरे को। मिनिमम सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स किया जाता है? अगर प्रोडक्ट नया है मार्केट में, चीज को ढंग से सुनना, पेनिट्रेसिंग प्राइसिंग पॉलिसी बोलते हैं इसको हम लोग। ये सब तुम फाइनल में पढ़ोगे, डोंट वरी। इसका मतलब समझ रहे हो ना, हम फाइनल पढ़ाते हैं, ठीक है? चलो अब सुनो। अच्छा सुनो, मिनिमम सेलिंग प्राइस, इफ द प्रोडक्ट इज वेरी मच न्यू, कंपनी इज न्यू, तो कंपनी जब नया प्रोडक्ट पहली बार लॉन्च होती है, क्या वो शुरुआत से ही प्रॉफिट अर्न करना चालू करती है? वो मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहती है, तो दे ट्राई फॉर पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी, किसी तरीके से मार्केट में घुस जाए, पेनिट्रेट कर जाए। इन दैट केस दे विल ट्राई टू रिकवर एटलीस्ट देयर वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो इन दैट केस न्यू प्रोडक्ट के केस में, नई कंपनी के केस में, मिनिमम सेलिंग प्राइस इज बेसिकली इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट के नीचे तो काम ही नहीं हो सकता, ये तो शट डाउन हो जाएगा। हम तो हमेशा तुमको बोले, जब तक मार्जिनल कॉस्ट रिकवर नहीं हो सकता है तुमको काम ही नहीं करना चाहिए उसके अंदर में। तो मार्जिनल कॉस्ट और अगर ये से मार्जिनल रेवेन्यू सेम है तो भी तुम काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एस्टेब्लिश होंगे, हम प्रॉफिट भी रिकवर करना चालू करेंगे बाय इंक्रीजिंग द सेल प्राइस। यस और नो? जियो आया, फ्री में दिया, फ्री के बाद लत लगाया, फिर पैसा लिया, फिर सस्ते में दिया, फिर महंगा करते चला गया, और आज जो रेट वोडा का है उससे थोड़ा सा कम होगा जियो। यस और नो? पेनिट्रेट एंड देन एस्टेब्लिश द मार्केट एंड देन अर्निंग लाइक एनीथिंग, दैट इज व्हाट दे डू। यही चीज यहाँ पे होता है। समझ गए चीज को? क्लियर? अब ये हुआ, अगर एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट उतना तो मिनिमम रिकवर करेगा। यस और नो? तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों जोड़ेगा, उसके नीचे तो फिर वो नहीं बेचेगा, बोलेगा मेरा फिक्स कॉस्ट भी तो लगता है उतना तो दे, हम तो एस्टेब्लिश्ड है, हम अपना ब्रेक इवन के नीचे काम नहीं करेगा। और फिर और जैसे जैसे बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, यूनिट सेल ज़्यादा होगा,
तो बट ऑब्वियस है सेल का यूनिट बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट तो सेम है, हम प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। मतलब समझ गए, मिनिमम सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट और न्यू कंपनी, वेरिएबल कॉस्ट उसके नीचे नहीं, उससे जितना ऊपर मिले बढ़िया है। और अगर एस्टेब्लिश्ड है तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, तो वो ब्रेक इवन पे जाने का कोशिश करेगा। और अगर आप यूनिट उसके बाद बढ़ाते हैं तो बट ऑब्वियस है वो अपने आप ही प्रॉफिट में चला जाएगा। क्लियर है ये चीज़? पक्का सर? चलिए इनको बोलने दीजिए, हम लोग को नहीं आता है, हम लोग इलस्ट्रेशन 6 में जाते हैं। चालू करें, नाखून ना खाओ। पी कंपनी लिमिटेड हैज एन ओवरऑल पीवी रेशियो ऑफ 60%। कितने का है भाई? इफ द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट इज ₹20, व्हाट विल बी इट सेलिंग प्राइस? ए भाई ये सब ज्ञान खत्म हो चुका हमारे यहाँ। सेलिंग प्राइस के 2 बच्चे, पीवी रेशियो 60% मतलब कंट्रीब्यूशन इज 60%, करेक्ट, और वेरिएबल कॉस्ट इज 40% ऑफ सेल। अच्छा 40% 20 रुपया है, आ जाएगा क्या? 40% ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 20 रुपया, यस और नो? तो सेल्स इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 40%, यस और नो? 50 रुपया। ये इतना देर बाद लाया, हम लोग पहले ले आए। क्लियर है ये चीज़? पक्का सर? कोई दिक्कत? ये हमारा पहला क्लास का ज्ञान था, ठीक है। आइए, एक्सपोर्ट मार्केट वर्सेस होम मार्केट है भैया, ये भी आओ। एक्सपोर्ट होम, इसको एक्सपोर्ट होम से ज़्यादा है ना, इसको लिंक करने के लिए ज़्यादा अच्छा है समझने के लिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये भी इकोनॉमिक्स है ना, यही चीज़ बोला था। जब आपका मार्केट बड़ा होता है और आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब आपका एक मार्केट से दूसरे मार्केट में कस्टमर नहीं जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं वहाँ आप ज़्यादा प्राइस चार्ज करिए, और जहाँ कम पैसे वाले लोग रहते हैं उनसे मिनिमम इतना लीजिए कि जैसे आपका कॉस्ट तो मिनिमम रिकवर हो जाए, यस और नो? तो वही वाला चीज़ ये भी बोलता है कि भैया एक्सपोर्ट करने से एक तो फ़ायदा सबसे बड़ा क्या है, अगर आप होम मार्केट में बेच रहे हैं, डोमेस्टिक सेल है सिर्फ आपका, तो आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन में पीछे रह जाएंगे, यस और नो? तो जो बंदा फॉरेन में भी बेच रहा है उसका प्रोडक्शन और बढ़ेगा, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घटेगा, यस और नो? पहला। दूसरा चीज़, बाहर में जब आप बेच रहे हैं तो आप प्रोडक्ट को डॉलर में बेच सकते हैं। यहाँ आप जिस चीज़ को 100 रुपया में बेच रहे हैं वहाँ पे $10 में भी बेचेंगे तो लोग खरीद लेगा, यस और नो? $3 वो लोग के लिए वो 10 रुपया, हमारे लिए वो 100 रुपया है, यस और नो? तो वो $10 अगर देगा तो मेरे घर में तो 820 रुपया आएगा, हम खुश हैं। 100 का चीज़ 820, फायदा है। नुकसान क्या है? भेजने का खर्चा लगेगा, वहाँ पर एक प्रोडक्ट खड़ा करना होगा, लेकिन भेजने का जो खर्चा लगेगा कई बार गवर्नमेंट उसका हमको ड्यूटी ड्रॉबैक भी दे देता है कि भाई जितना रुपया आपका मैन्युफैक्चर करने में लगा उसका एक परसेंटेज हम आपको ड्यूटी का रिटर्न कर देते हैं। डैट इज़ व्हाट ड्यूटी ड्रॉबैक इज ऑल अबाउट, जो आप कस्टम्स में पढ़ते हैं इंटरमीडिएट में, तो डैट इज़ ड्यूटी ड्रॉबैक। समझ गए चीज़ को? क्लियर है? पक्का सर? तो वो ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाती है अपने को, तो ये भी एक फ़ायदा है। ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं तो आपको एक लाइसेंस मिलता है जिससे आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। इम्पोर्ट कर सकते हैं मतलब सर जितने का आपने एक्सपोर्ट किया उसका एक परसेंटेज निकाला जाता है, 20%, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग है, तो बोलेगा 20% आप इंपोर्ट कर सकते हैं, तो उतना का इंपोर्ट आपके लिए फ्री हो गया एक तरीके से। तो जिन लोगों को इंपोर्ट करना आप उनको वो लाइसेंस बेच सकते हैं, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट बोलते हैं इसको आप सेल करके पैसा निकाल सकते हैं। समझ गए चीज़ को? क्लियर है? तो भी एक तरीके का इनकम है। तो एक्सपोर्ट गिव्स अस ए लॉट ऑफ बेनिफिट, रिस्क भी है, लेकिन कल को अगर रशिया वाला वॉर हो जाए और आपका प्रोडक्ट बन गया है और आप बेच नहीं पा रहे बाहर और होम मार्केट ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, तो आपका वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा, और आपका अगर वो पेरिशेबल कमोडिटी है तो पूरा नुकसान हो जाएगा, यस और नो? तो दे आर वेरियस थिंग्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ज्ञान बहुत बड़ा है, कुछ नहीं उखड़ेगा, समझ के सम्स में जाओ। चलो, एक्सपोर्ट वर्सेस होम मार्केट, कम टू इलस्ट्रेशन 7, जब तक पढ़ेंगे नहीं चीज़ समझ में आएगा नहीं। Indo-US company has the capacity to produce 5,000 articles, but actually produced only 2,000 articles for home market at the following cost. ये जो खर्चा है ये 2,000 यूनिट से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना, ठीक है? 2,000 यूनिट के, क्योंकि सिर्फ होम मार्केट में है तो 2,000 यूनिट है। तो अभी उसके पास स्पेयर कैपेसिटी कितना है? 3,000। तो अगर उसको 3,000 यूनिट का बाहर से ऑफर मिले तो फिक्स कॉस्ट लगेगा क्या? नहीं लगेगा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, और उसको भेजने का जो खर्चा लगेगा वो अलग से लगेगा, ये और नो? ट्रांसपोर्टेशन, शिप से जाएगा, एयरप्लेन से जाएगा, जिससे भी जाएगा तो खर्चा तो बढ़ेगा ना, वो खर्चा को कंसिडर करना। अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो रिजेक्ट, खत्म। आगे पढ़ो। मटेरियल 40,000, वेजेस 36,000, फिक्स की वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है।
फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स है, इसको तो छोड़ ही दे, इससे हम लोग को मतलब नहीं रहता है। वेरिएबल 20, एडमिनिस्ट्रेटिव फिक्स है, कंसिडर नहीं करेंगे, हटा दें इसको भी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स और वेरिएबल। अब ये जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वेरिएबल वाला, ये वहाँ जाने से बढ़ भी सकता है, यस और नो, क्योंकि हमको फॉरेन में सर जी अगर मार्केटिंग करना पड़ेगा तो खर्चा बढ़ सकता है, यस और नो। तो अभी अगर हम आपसे बात करें पहले तो 40 + 36 इज, अच्छा हर एक को 2000 से डिवाइड करना वही बेटर है। 40,000 डिवाइडेड बाई 2000, बोलो भाई कितना, 20। मेटेरियल का पर यूनिट का 20 रुपया, लेबर 18 रुपया, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 10 रुपया, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड 8 रुपया, करेक्ट है ना, यस और नो। 16,000 डिवाइडेड बाई 2000, 8 रुपया होता ना, अभी ये पोजीशन है, ठीक है। द होम मार्केट कैन कंज्यूम ओनली 2000 आर्टिकल्स एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 80 रुपया पर आर्टिकल। तो इसका टोटल कॉस्ट 1,52,000 था। ए भाई अभी यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कर दो टोटल, 20 10 30, 30 और 18 48, 48 और 8 56 का वेरिएबल कॉस्ट है। 80 रुपया में बेचता है तो पर यूनिट कितना कमाता है, 24 रुपया। कंट्रीब्यूशन इज 24, 2000 इंटू 24 कितना हुआ, 48,000 का कंट्रीब्यूशन है, यस और नो। अगर हम आपसे बात करें कि भाई उसका फिक्स्ड कॉस्ट कितना, 20, सॉरी एक तो ये 18, एक 12 और एक 10, यही है क्या, देख तो भाई एक बार, 12,000 फिक्स्ड, 18,000 फिक्स्ड, 30 और 10 40,000, तो 48 में से 40 जाएगा, कंपनी आज के दिन 8,000 कमा रहा है, करेक्ट है। ऐसे भी समझ सकते थे 80 रुपया करके बेच रहा है 2000 यूनिट, तो 1,60,000, 152 टोटल कॉस्ट है, तो 8,000 अभी प्रॉफिट में है कंपनी, करेक्ट है। आगे पढ़ो। एन एडिशनल ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ 3,000 आर्टिकल्स इज रिसीव्ड फ्रॉम ए फॉरेन कस्टमर, कितना में, 65 रुपीज़ पर आर्टिकल। तो बोला उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, क्या उसका फर्दर फिक्स कॉस्ट लगेगा, तो वो सर जी 65 - 56, यस और नो। 65 - 56 कितना होता है, 9 रुपया करके कमाएगा, 3,000 यूनिट पे 27,000, उसका टोटल प्रॉफिट 35,000 हो जाएगा, यस और नो। भाई हम तो नहीं पढ़ेंगे, तुम पढ़। ही शुड एक्सेप्ट इट। तो सर कहाँ गया भाई, प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी निकाला, द फिक्स कॉस्ट आर फुल्ली रिकवर्ड, ठीक है। आगे कहाँ है, अरे ये क्या किया है लोग, शुड दिस ऑर्डर बी एक्सेप्टेड और नॉट। अरे भाई कंपनी का सारा फिक्स कॉस्ट और रिकवर करके 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है और अभी 65 में बेचेगा तो 9 रुपए का और प्रॉफिट होगा पर यूनिट पे, तो 3,000 यूनिट पे 3,000 इंटू 9 27,000। क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, ये लोग आधा सॉल्व किया है, यहाँ पे लिखना चाहिए since the total profit will now become 35,000 it will increase by 27,000 therefore the order should be accepted। क्या चीज समझ गए, क्लियर है ये चीज, पक्का था, ठीक है। ये जो करते हैं उससे मतलब नहीं है, दूसरों में दोष ढूंढना बंद करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, समझ गए चीज को, क्लियर है, पक्का सर, कोई दिक्कत। अल्टरनेटिव मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर, अगर हमको लगता है कि एक नया मशीन खरीदना चाहिए तो नया मशीन खरीदने का खर्चा लगेगा, उसका एक बैज लगेगा जो रुपया लगाओगे, लेकिन उससे ये फायदा हो सकता है कि आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाए क्योंकि आप ज़्यादा यूनिट एक बार में बना पाए। हो सकता है सर जी आपका लेबर का खर्चा कम हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए पूरा का पूरा, तो 2-4 लेबर आप हटा पाएंगे। रॉ मटेरियल का वेस्टेज कम हो जाए, तो देयर आर वेरियस थिंग जिनको हम लोगों को कंसिडर करना पड़ता है डिसाइड करने में, यस करेक्ट है। तो सर ये है ऑपरेट और शट डाउन, इसके ऊपर भी बात करेंगे, एंड मेंटेनिंग अ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट। आओ भाई इलस्ट्रेशन 8 आज का लास्ट, ठीक है। इस 8 को डील करके हम इसके बाद ड्रॉप करेंगे आज का क्लास, जिससे क्या है कि फिर हम अगले क्लास में अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के साथ बात करेंगे, ठीक है। सर स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8, आप पढ़िए, हम नहीं पढ़ेंगे प्लीज। नाउ सर कम टू इलस्ट्रेशन 8। देखो भाई ये जो ज्ञान है मेंटेनिंग द डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट, ये सब आप कर चुके हैं, फॉर्मूला देखे बगैर हो सकता है। क्वेश्चन क्या पहले देखो, a company produces and markets industrial containers and packing cases. Due to competition, the company proposes to reduce the selling price. सोच रहा है सेलिंग प्राइस रिड्यूस करेगा। If the present level of profit is to be maintained, जितना अभी प्रॉफिट कमा रहा है उतना उसको चाहिए अभी आगे भी। Indicate the number of units to be sold if the proposed reduction in selling price is 5%,
10% एंड 15%। पूछ रहा है द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, यूनिट्स बताना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी जो कहानी है वो ये है, 30,000 यूनिट बेचता है 3 लाख रुपया में, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपया। 3 लाख डिवाइडेड बाई 30,000, 10 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट 30,000 यूनिट का 1,80,000, मतलब 6 रुपया। फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल हमेशा सेम रहता है। ठीक है, पहला सिचुएशन बोला मेंटेन द सेम प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 50,000, फिक्स्ड कॉस्ट 70, तो मेरा कंट्रीब्यूशन 1,20,000। यस और नो? हम सेलिंग प्राइस 5% से कम करेंगे, तो 10 में अगर 5% कम होगा तो 9.5 रुपया हो जाएगा। तो 9.5 रुपया मेरा सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट 6, तो 3.5 रुपया मेरा कंट्रीब्यूशन। दिस इंटू दिस इक्वल टू, यस और नो? दिस इंटू यूनिट्स इक्वल टू 1,20,000। एक सेकेंड, एक मिनट। 1,20,000, ये 3.5, इसको अगर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 आना चाहिए, करेक्ट है? तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3.5 आ जाए भाई 34,285.71, तो बेसिकली 34,286 यूनिट उसको बेचना पड़ेगा। यस और नो? पहला हो गया। दूसरा बोला 10% से कम करो, तो अब दूसरे में बोला तो सेलिंग प्राइस 9, ये 6, कमाना 1,20 है, 44,000 यूनिट। अब ये 15%, मतलब ये 8.5, ये 6, तो ये 2.5 रुपया। यस और नो? तो सर जी आपको 1,20,000 चाहिए, 2.5 रुपया करके एक यूनिट से मिलेगा, तो कितना यूनिट? 48,000। क्या चीज़ है? क्लियर है? श्योर? ये लो भाई, वाह, वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? श्योर? इससे बड़ा क्लास करके कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ तक चीज़ सेटल्ड हो गया होगा। श्योर? अगले क्लास में हम लोग इसके बाद जो सम्स है उनके ऊपर बात करेंगे। अच्छा एक मिनट, एक चीज़ बता दें, देखो 9 नंबर सम, फिर 10 नंबर सम, इसके बाद ट्रांसफ़र प्राइसिंग चालू होगा। ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। हम तुमको ये बता सकते हैं, तुमको वो भी आता है, डोंट वरी, हम उसको भी करके दे देंगे ऐसे ही। ठीक है, we are meeting in the next class. Till then, do take care of yourself and thank you sir. And if at all you people want to join now also, you can talk to me on the number mentioned below, please. Thank you.